नमस्ते। आज हम साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो से हम साहित्य को जानना शुरू करते हैं। तो साहित्य में सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है हमारा भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये भाषा कैसे बनी, कहाँ से आई, क्या है इसका अर्थ, सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात जो है, भाषा आई कहाँ से, ठीक है, किस चीज़ से निकली है? तो संस्कृत की एक धातु है, संस्कृत की एक धातु है जिसका नाम है भाष। भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है और इसी शब्द का बाद में परिवर्तन होते होते ये भाषा बन गया। हिंदी में इस शब्द को भाषा के रूप में अपनाया गया है, जो कि भाष धातु से आया है। इसका अर्थ क्या है? भाषा का अर्थ क्या है? तो भाषा का अर्थ है बोलना। इस भाष धातु का अर्थ है बोलना। ठीक है, तो भाषा किस चीज़ को कहते हैं? जब हम अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं, वो दूसरे को किस माध्यम के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग अभी हिंदी में मैं बोल रही हूँ, आप लोग हिंदी में इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ये हिंदी एक भाषा का नाम हो गया। उसी तरह से अंग्रेज़ी जब बोलते हैं तो अंग्रेजी एक भाषा का नाम हो गया। बहुत सारी विश्व की बहुत सारी भाषाएँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से भाषा आप समझ गए हैं। भाषा का जो अर्थ होता है बोलना, यानी अपने विचारों का विनिमय करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। किस माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के तक पहुंचा सकते हैं, इस चीज़ को भाषा कहते हैं। अब भाषा की परिभाषाएं कौन कौन सी होती है? भाषा की परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अलग अलग दी हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वही परिभाषाएं बताऊँगी जो कि पहले एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। देखिए, मैंने अब ये परिभाषाएं लिख दी हैं। बीच में मैंने इसलिए इसको कट कर दिया था लिखते वक्त, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अब मैंने परिभाषाएं यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए, पहली परिभाषा, ये दोनों की दोनों परिभाषाएं जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, आ चुकी हैं, वही इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो देखिए, पहली परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। जैसे मैंने आपको भाषा के बारे में समझाया कि हम अपने विचार किस माध्यम से, किस तरह से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे उन्हें वो चीज़ समझ में आ सकती है, उसी चीज़ को भाषा कहते हैं। और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे मुझे सिर्फ, मान लो मैं सिर्फ हिंदी जानती हूँ, हिंदी भाषा जानती हूँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि मेरे से चाइनीज़ में, जापानी में, कोरियन में, मतलब दूसरी कंट्री की भाषा के वो जानता है और उसी के साथ वो मुझसे बात कर रहा है। लेकिन मैं जो सिर्फ हिंदी जानती हूँ, तो मैं उसकी बात को नहीं समझ पा रही हूँ, ना ही अपनी बात को उसे समझा पा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ विचार विनिमय नहीं होगा, यहाँ पर भाषा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भाषा उसी चीज़ को कहते हैं जब हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति को समझा सकें और दूसरे व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। ये परिभाषा दी है कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु जो है हिंदी भाषा के एक बहुत ही महान विद्वान रहे हैं। इन्हें जो है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने हिंदी व्याकरण, जो कि सबसे पहला हिंदी व्याकरण हमारा था, कामता प्रसाद गुरु जी ने ही लिखा है। ठीक है, अगला जो है परिभाषा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। मनुष्य और मनुष्य के बीच, यानी दो लोगों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा, जब हमारी बात करने की किसी के साथ इच्छा हो गई तो किस बारे में बात करेंगे? इसीलिए तो कोई चीज़ हमें पसंद आती है या हमें उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो उस बारे में हम अपने विचार दूसरे के सामने रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, मेरी इच्छा जो है, पढ़ाने की इच्छा है, इस विषय में आपको बताने की इच्छा है, तो मैं यहाँ पर बोलकर, भाषा का सहारा लेकर आप सबको अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। उसी तरह से मति यानी हमारी बुद्धि का, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैं अभी जब बोल रही हूँ तो ये ध्वनि संकेत ही उत्पन्न हो रहे हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं।
तो व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी वस्तु के बारे में जब हम बात करने की अपनी इच्छा रखते हैं, दूसरे व्यक्ति को अपने विचार पहुंचाने के लिए हम कुछ ध्वनि संकेतों का सहारा लेते हैं और उन्हीं ध्वनि संकेतों का जो क्रम चलता है अपनी बात को समझाने के लिए उसे भाषा कहते हैं। ये परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। ये भी महान विद्वान हैं भाषा के, और उन्हें हिंदी भाषा और साहित्य की रचना की है, जो कि एक महान ग्रंथ है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। मैं ये मिटा देती हूँ, इसके आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं भाषा विकास के चरण। भाषा विकास के चरण यानी भाषा का जो विकास है वो किस किस तरह से हुआ। सबसे पहले किस रूप में भाषा हमारे सामने आई, उसके बाद किस रूप में आगे, इस तरह से हम देखते हैं। तो इसके विकास के जो चरण हैं, पहला चरण है आंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा लिखित, और नंबर 4 पे है यांत्रिक। देखिए अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहला आंगिक। आंगिक के अंदर देखिए कौन सा शब्द छुपा हुआ है, अंग। अंग यानी हमारे शरीर के किसी भी भाग के द्वारा जब हम संकेत करते हैं, संकेत के माध्यम से अपनी जब बात दूसरे को पहुंचाते हैं तो उसे आंगिक भाषा कहते हैं। आंगिक भाषा, सांकेतिक भाषा भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, पहले जब आप जानते थे, आदि मानव का समय भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, उस टाइम पे क्या उनके पास भाषा नहीं थी, वो नहीं जानते थे कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। तो वो क्या करते थे, इशारों के माध्यम से अपनी बात एक दूसरे को पहुँचाते थे। ठीक है, अब भी आंगिक भाषा का, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। जिस तरह से मान लो अध्यापक जो है क्लासरूम में पढ़ा रहा है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, कोई एक बच्चा शरारत कर रहा है, तो अध्यापक क्या करता है, या तो उसे एक बार घूर के देखता है तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे सर रोकना चाह रहे हैं और वो रुक जाता है। या फिर जैसे डेस्क पर हाथ रख दिया एक बार ज़ोर से तो बच्चे जो है शांत हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे संकेत हो सकते हैं, जैसे ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है, उसको आगे जाने के लिए सिग्नल की ज़रूरत होती है, तो गार्ड वहाँ से चिल्लाता नहीं है बल्कि हरी झंडी दिखा देता है। हरी झंडी जो है एक संकेत होता है उन तक अपने विचार पहुँचाने का कि आप ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से संकेत के माध्यम से हम अपने अंगों के द्वारा जो दूसरे को संकेत देते हैं उसे आंगिक भाषा कहते हैं। अगला है वाचिक। ये कौन सा शब्द छुपा हुआ है, वाचिक में जो शब्द है वो है वाच। इसके अंदर जो शब्द है देखिए, ये है अंग जमा, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला है जो है हमारा, इसमें क्या छुपा हुआ है, देखो इसमें सब शब्द छुपा है वाच जमा इक, वाचिक, वाच धातु जमा इक प्रत्यय। ठीक है, और अगला जो है लिखित यानी लिख धातु और इत प्रत्यय। अगले में यंत्र छुपा हुआ है, यंत्र जमा इक। ठीक है, अब देखिए वाचिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वाचिक, वाच का अर्थ होता है बोलना, बोलना यानी जब हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को बोल करके दूसरे को बताएं। जिस तरह से इस वक्त मैं अपने विचार बोल करके आपके पास पहुंचा रही हूं, तो इसे कहते हैं वाचिक भाषा। ठीक है, अगला है लिखित भाषा। लिखित यानी जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाऊँ, कुछ ना बोलूँ, बोर्ड पर सिर्फ लिखती चली जाऊँ, तो आप क्या करेंगे, आप उसे पढ़ते हुए समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है और मेरे विचार आप तक पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया लिखित भाषा। अगला है यांत्रिक भाषा। यांत्रिक अर्थात देखिए जो पहले का जो ज़माना था, कई सौ साल पहले जो था, सिर्फ हम लिखना, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, संकेत सीखा था। ठीक है, आदि मानव के समय में संकेत द्वारा एक दूसरे को अपने विचार पहुंचाए जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे बोलना शुरू हुआ। जो मानव है उसने बोलना सीखा, एक दूसरे तक कुछ उन्हें ध्वनि संकेतों को माध्यम बना लिया और उन्हीं ध्वनि संकेतों से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ।
फिर उन्हीं ध्वनि संकेतों को धीरे धीरे लिखना शुरू किया गया। उनके एक जो अक्षर है वो निर्धारित किए गए, लिपि निर्धारित की गई। उसके बाद आया यांत्रिक यानी छपना। जिस तरह से जब अखबार छपने शुरू हो गए, पुस्तकें छपनी शुरू हो गई, तो वो क्या हो गया, वो छपा हुआ सामग्री हमारे पास सामने आने लगा। वो उसी टाइम पे लिखा हुआ नहीं होता, वो टाइपराइटर के माध्यम से उसको छापा जाता था। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से अखबारों को छापा जाता है, तो वो क्या हो गया, ये यांत्रिक भाषा हो गई। ठीक है, या फिर अब जो देखो, अब इस समय में 2021 के समय में क्या होता है, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते हैं, ठीक है, लैपटॉप पे पढ़ते हैं, टैबलेट पे पढ़ते हैं, फ़ोन में पढ़ते हैं, तो वो सब क्या है, वो यांत्रिक भाषा हो गई। अगला जो है हमारे पास भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के रूप मूलतः तो आप दो ही रूप इसके लिखेंगे। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक में जब यानी हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, और लिखित में जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जो मौखिक भाषा होती है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जो मौखिक भाषा होती है उसको हर कोई व्यक्ति प्रयोग में ला सकता है। इसे अनपढ़ व्यक्ति भी प्रयोग करते हैं, पढ़े हुए लोग भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा होती है वो केवल शिक्षित लोगों द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो मौखिक दोनों लोग हर तरह के व्यक्ति की भाषा होती है, लेकिन लिखित जो होती है वो शिक्षित वर्ग के लोगों की भाषा होती है। देखिए, अब आगे हम पढ़ते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कई बार इससे संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, कि भाषा की विशेषता इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है, इस तरह से ऑप्शन दे करके प्रश्न को बनाया जाता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली जो है सामाजिक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। इसका अर्थ क्या है, मतलब समाज की संपत्ति है। बिल्कुल सही बात है, समाज द्वारा ही किसी भाषा को अपनाया जाता है। जिस समाज में इस वक्त हम रह रहे हैं वहाँ पर हिंदी का प्रयोग होता है, अंग्रेज़ी का भी प्रयोग होता है, और भी अन्य भाषाएं जो कि बोली जाती हैं वो उस समाज द्वारा निर्धारित की जाती है कि उनके समाज में कौन सी भाषा बोलचाल में अधिक प्रयोग में लाई जाएगी। तो ये सामाजिक संपत्ति है। दूसरा, पैतृक संपत्ति नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। पैतृक यानी जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है, जो हमारे माता पिता से प्राप्त होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से आपने देखा ना कि प्रॉपर्टी, धन, पैसा जो होता है माता पिता के बाद बच्चों के पास चला जाता है, तो क्या होता है, वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। लेकिन भाषा के साथ ऐसा नहीं है कि यदि माता पिता विद्वान है तो बच्चा भी विद्वान ही होगा, ऐसा नहीं होता। इसको अर्जित किया जाता है। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, ये पैतृक नहीं है, ये अर्जित है। यानी जो पैतृक ना हो उसे अर्जित संपत्ति कहा जाता है, अर्थात उसको कमाया जाता है, उसको मेहनत करके सीखा जाता है। तो भाषा को हम सीखते हैं। ठीक है, अगला जो है परिवर्तनशील है। बिल्कुल ठीक बात। भाषा जो है समय समय पर उसमें सुधार होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जिस तरह से पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका रूप बदला, प्राकृत आया, पाली आया, अपभ्रंश आया। ठीक है, और उसके बाद हमारी हिंदी भाषा आई। तो ये परिवर्तन इसमें भाषा में होता रहता है, समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। अगला जो है भाव संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण यानी एक दूसरे तक पहुंचाना। भाषा क्या करता है, हमारे अंदर जो भाव छुपे हुए हैं, जो विचार छुपे हुए हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। भाव संप्रेषण का कार्य करता है भाषा। अगला जो है अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जो अभी विद्यालय जिसने जाना शुरू नहीं किया, लेकिन अपने घर पर रहकर वो कुछ शब्द बोलना सीख गया है। तो वो कैसे सीखता है, क्योंकि वो विद्यालय अभी जा नहीं रहा, लेकिन वो शब्द किससे सीख रहा है, अनुकरण के माध्यम से। अपने माता पिता को, अपने परिवार के जनों को बोलते हुए देखता है और धीरे धीरे उनकी तरह ही बोलने की कोशिश करता है और कुछ शब्दों को वो सीख जाता है।
अगला जो है, भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात देखिए, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, परिवर्तनशील है। जैसे जो भाषा है परिवर्तनशील है, मैंने आपको बताया संस्कृत से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, फिर हिंदी आई। उसी तरह से जो संस्कृत है वो एक थोड़ी सी जटिल भाषा हो गई थी हमारे लिए। धीरे धीरे हम उस चीज़ को अपनाते हैं जिसको बोलने में, जिसको समझने में, जिसको लिखने में हमें सुविधा हो। तो इसीलिए जटिलता से वो सरलता की ओर भाषा चलती है। आगे जो है, प्रत्येक भाषा की पृथक संरचना है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक भाषा, जैसे अंग्रेज़ी आप देख लीजिए, उसको लिखने का तरीका अलग है। हिंदी देख लीजिए, हिंदी को लिखने का तरीका अलग है। दोनों की लिपि भी अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह से प्रत्येक भाषा की जो है संरचना अलग होती है, उनकी लिपि अलग होती है, उनको लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा किसको कहते हैं, भाषा का रूप कौन कौन सा होता है और भाषा की विशेषताएं क्या हैं। इससे अगली वीडियो में हम भाषा के विविध रूप के बारे में जानेंगे कि कृत्रिम भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, मूल भाषा किसे कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे उसके विविध रूप हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।